कलम रायपुर के इस सत्र में मैं गौरव गिरिजा शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभा खेतान फाउंडेशन, एहसास वुमन, अभिकल फाउंडेशन, हायत रायपुर की ओर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। फाउंडेशन देश और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और साहित्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 55 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुके हैं और इनके लगातार बढ़ने का क्रम जारी है। हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज जैसे कार्यक्रम करते हैं। इन सभी का उद्देश्य अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देना है। और जहां तक कलम की बात है, यह मंच सम्मानित और चर्चित लेखकों, कलाकारों को उनके विशेष प्रशंसकों और पाठकों से सीधे जोड़ने के लिए जाना जाता है। मुझे खुशी है कि आज कलम के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं पर्यावरण और प्रकृति प्रेमी डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी। आप समाज सेवी भी हैं, साहित्यकार भी। आपने राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण, वृक्षारोपण, शैक्षणिक प्रतिभा विकास, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और साहित्य सेवी के रूप में कार्य करने के अलावा साहित्य की भी बड़ी सेवा की है। आपकी राजस्थानी में प्रकाशित कृतियों में ठूंठ, जीवन रा चित्राम, माँ बाप और अटकल शामिल हैं। आपकी हिंदी में भी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें मेरी 51 लघु कथाएँ, जीने दो धरती पर, सूनी गलियाँ घर आबाद, प से पहेली, सत्रहाक्षर जैसी कृतियां शामिल हैं। आपके अनुवाद पुस्तकों में घर बायरो, आधुनिक भारतीय कविता संचय, संस्कृति री सनातन दृष्टि और विनिबंध, भारतीय साहित्य रा निर्माता कन्हैया लाल सेठिया, राजस्थानी साहित्य रा आगिवाण, शंभू सिंह राजावत, अल्पज्ञ शामिल हैं। आपने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। आपको साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार और जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के बाल साहित्य सृजन सम्मान के अलावा कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। आप राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के सदस्य भी रहे हैं। जाहिर है आपके कामकाज की सूची काफ़ी बड़ी है और इसलिए मैं अब अधिक समय न लेते हुए आगे की बातचीत के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं और साथ ही हमारे आज के सूत्रधार को भी आमंत्रित करता हूं। एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमारे आज के सूत्रधार पीयूष कुमार जी का। लेखन में कविता, समीक्षा, सिनेमा, अनुवाद और डायरी आदि विधाओं में आपका लेखन है। विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और ऑनलाइन मंचों, पोर्टल्स आदि पर आप नियमित प्रकाशन आपकी रचनाओं का हो रहा होता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से आलेखों, कविताओं का प्रसारण और वार्ता। चैनल इंडिया अखबार रायपुर में छत्तीसगढ़ी गीतों पर पुनर्पाठ नाम से साप्ताहिक आलेख। सर्वनाम नामक पत्रिका का आपने सह संपादन किया है। सेमर सोत में सांझ, यह कविता संग्रह है जो कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित है। लोक संस्कृति अध्येता, फोटोग्राफी, पुस्तकों और पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठ के लिए छायांकन, यह सब आपकी रुचियों में शामिल है। हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अपना बहुत ही अमूल्य समय दिया है और अब मैं पूरे सम्मान के साथ आप दोनों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार घनश्याम जी, आपका स्वागत है। आप राजस्थान से हैं और हम राजस्थान अगर साहित्य में चला आता है और ख़ासतौर पे आप लोक संस्कृति से ज़्यादा आपकी मैंने देख रहा था रचनाओं को, तो विजय दान देथा बिज्जी उनके मार्फत हम ज़्यादा राजस्थानी लोक संस्कृति को साहित्य में जान पाते हैं। उन्हीं की एक कहानी पर आधारित है हमारे महान नाटककार हबीब तनवीर का शरण दास चोर। तो राजस्थान और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का जुड़ाव काफ़ी पुराना है। उस जुड़ाव की बुनियाद पर आज की डेट में आपका मैं स्वागत करता हूँ। एक अनौपचारिक बातचीत हमेशा होती है, वही कहना चाहूँगा मैं कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा है उसकी शुरुआत के बारे में कुछ बताएं। आप सभी जो सामने विराजमान हैं उनको सबसे पहले तो खमांगणी, मैं राजस्थान से आया हूँ तो खमांगणी, और खमांगणी का अर्थ होता है क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है क्षमा। हमारी यहाँ परंपरा है कि बोलने से पहले हम क्षमा मांग लेते हैं, खमांगणी। और जो सामने जो आप सुन रहे हैं वो कहते हैं खमांगणी। तो आपको क्षमा कर दिया, तो मैं पहले ही आपसे खमांगणी करके अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। और सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन का, विशेष रूप से मेरे आदरणीय मित्र
बड़े भाई संदीप जी बुतोड़िया का, और विशेष रूप से जिनसे मिलने के लिए मैं रायपुर आया हूँ इतनी दूर की जर्नी करके, भाई गौरव जी शुक्ला जी, श्रेया जी यहाँ है नहीं, अनिता जी यहाँ है नहीं, और मेरे वार्ताकार भाई पीयूष कुमार जी, और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अपना परिचय बताने से पहले, अपनी शुरुआत बताने से पहले 2 बातें मैं करना चाहूँगा। एक, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ वो क्षेत्र है सुजानगढ़। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, और एक संयोग देखिए कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ उस क्षेत्र की जय जन्मी है डॉक्टर प्रभा खेतान, और उसी क्षेत्र की एक बहुत बड़ा नाम साहित्य में जो मेरे गुरु भी रहे हैं आदरणीय कन्हैयालाल जी सेठिया, बाल कवि बैरागी ने कहा था कि उनका एक गीत है, धरती धुरारी आतो सुरगा ने शर्मावे पर देव रमण ने आवे, इनको जस नर नारी गावे। राजस्थान कोई देश होता तो ये उसका राष्ट्रगीत होता। ऐसे महान विभूति वहाँ हमारे सुजानगढ़ में पैदा हुई। और एक और संयोग की बात है कि इस पूरे प्रभा खेतान फाउंडेशन के माध्यम से भारत की कला, संस्कृति और साहित्य को देश विदेश में प्रचारित करने वाले आदरणीय संदीप बुतोड़िया जी का भी जन्म स्थान सुजानगढ़ ही है। तो एक ऐसा सुखद संयोग मिला है। और कलम में बात करने में आया हूँ हिंदी का। हिंदी, राजस्थानी ने हिंदी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जब भाषाओं की बात चली आज़ादी के बाद में कि राजस्थान की कौन सी भाषा बनाए, राजस्थान के लोग हिंदी को जानते नहीं थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने ये कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति आगे आए जो इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, तो हमारा राजस्थान प्रदेश के लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर उस राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में आगे आए। और आज भी वही स्थिति है कि हम अपनी 8वीं अनुसूची के लिए एक समृद्ध भाषा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम हिंदी का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। माँ कवि कन्हैयालाल जी सेठिया जो राजस्थान के बहुत बड़े कवि थे, उनकी 14 किताबें खाली राजस्थानी में हैं और 18 किताबें उनकी हिंदी में हैं। राजस्थान का कोई भी लेखक आपका ऐसा नहीं मिलेगा जो खाली राजस्थानी में नहीं लिखता, वो हिंदी में भी बराबर लिखता है। तो राजस्थानी और हिंदी का माँ और मौसी वाला संबंध हम मानते हैं। तो छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से रायपुर आने का यही था कि क्षेत्र के जो लोग हैं वो हमसे कनेक्ट कम हो पाते हैं। इतना साहित्य सर्जन है, लोक कला है, लोक साहित्य हैं। तो मैंने सोचा कि चलें और आप लोगों से बात करें और एक नए संबंध बनाएं राजस्थान के साथ और रायपुर के साथ, ताकि भविष्य में भी यहाँ के काफ़ी लोग वहाँ आए। ये मेरा आने का उद्देश्य मैंने आपको बताया। और मेरी शुरुआत, मेरा जन्म हुआ जोधपुर में, और जब मैं सुजानगढ़, मेरे पिताजी का व्यवसाय था, उसके सिलसिले में हम जब सुजानगढ़ आए तो मेरी उम्र शायद 9-10 साल रही होगी। और मेरा 5वीं कक्षा में दाखिला हुआ तो वहाँ एक पाठ्यक्रम में एक पाठ था कन्हैयालाल जी सेठिया का, पूर्ण जमीन रो धनी। उस पर लिखा हुआ था कन्हैयालाल सेठिया, जन्म 11 नवंबर 1919, 11 सितंबर 1919। तो मैंने लगा कि सुजानगढ़ का एक इतना बड़ा आदमी जिसकी रचनाएं हम पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, मैंने सेठिया जी से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप राजस्थानी में भी लिखो, हिंदी में भी लिखो। और वो एक यात्रा शुरू हुई। और सबसे पहले जो लेखन का मेरा रहा वो मेरा बाल साहित्य रहा। एक पत्रिका निकली थी उस वक्त, बाल हंस। उस बाल हंस में 101 बाल कहानीकारों की एक कहानी मेरी छपी, चालाक चुईया। तो शुरुआती दौर मेरा उन पत्र पत्रिकाओं से रहा और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि मैं, जैसा मेरी दिनचर्या है, मैं जिस तरह से काम करता हूँ, समय कैसे मिल पाता है, ये मैं सर्व श्रेय जो दे रहा हूँ वो गुरु कृपा को ही है। कन्हैयालाल जी सेठिया और प्रभा खेतान जैसे लोग हमारी उस धरती में पैदा हुए हैं, तो उनकी जो खुशबू है वो थोड़ी बहुत मेरे पास आई है और मैं आज यहाँ हूँ तो उन्हीं की बदौलत हूँ। तो ये मतलब साहित्य में बचपन से आप? हाँ, साहित्य में मेरा झुकाव बचपन से था। अब देख रहा था मैं कि आपका जो लेखन है राजस्थानी में ज़्यादा है, जो मेरे पास मैंने जो पढ़ा। तो लोक भाषा में अपनी एक उसकी जो मारक शक्ति है और उसकी व्यंजना है, मेरा जो अपना अनुभव है वो तुलनात्मक रूप से हिंदी से ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इसमें रचनात्मकता का ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा जगह है। तो ये थोड़ा इसको विस्तार से बताइए कि लोक भाषा में हम जब साहित्य रचते हैं तो किस तरह से मुख्य भाषा की अलग होती है? मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति सबसे बेहतरीन अपनी मातृभाषा में ही दे पाएगा। एक उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने कई भाषाएं सीख ली और जब वो हर भाषा में बोलने में पारंगत था तो ये पता लगाना था कि इस व्यक्ति की मातृभाषा कौन सी है। कष्ट में जो भाषा याद आती है वो उसकी मातृभाषा होती है। वो व्यक्ति सो रहा था, एक व्यक्ति आया, उसने एक लठ लिया और ज़ोरदार उसको मारा और मारते उसने कहा ओ माँ। उस शब्द उसका निकला वो अपनी लोक भाषा में निकला। लोक भाषाएँ हमारे अंतस तक बैठी हुई होती है। तो लोक भाषा में लिखना
अपनी मातृभाषा में लिखना एक बहुत बड़ी एक परंपरा है। मैं तो उस परंपरा का एक कार्यकर्ता हूँ। जो परंपरा कन्हैयालाल जी सेठिया ने डालकर चले गए, हम उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया राजस्थानी साहित्य में और हिंदी साहित्य में। तो हम सुजानगढ़ एक छोटा सेंटर है, वहाँ से हम चाह रहे हैं कि पूरे देश विदेश में हम राजस्थानी का प्रचार प्रसार कर सके। इसके लिए काफ़ी लंबे समय से हम वहाँ काम कर रहे हैं। आपको मैंने देखा विविधताओं के लेखक हैं आप, मतलब आप अनुवाद आपने किया और कहानी लघु कथा विशेष रूप से हाइकू लिख रहे हैं। कई बच्चों के लिए किताब आई है पहेलियों पर, हिंदी में कविता लिख रहे हैं, राजस्थानी में कविता लिख रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के बीच में मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे जो प्रिय विधा आपकी कौन सी होगी? मेरी जो सबसे अच्छी विधा जो मुझे लगती है वो है लघु कथा। लघु कथा लिखने में मैं इतना सहज होता हूँ, दूसरी किसी भी विधा में मैं नहीं होता। मेरे एक बहुत सम्मानीय मित्र थे दुर्गेश, और बहुत बड़े लघु कथाकार थे देश के। तो उन्होंने एक दिन काड़ू पानी के नाम से उनकी एक लघु कथा संग्रह आया, उन्होंने हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब को देने गए। तो उन्होंने पूछा कलेक्टर साहब ने कि क्या है। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने दुर्गेश जी ने कहा कि ये मेरी लघु कथाओं का संग्रह है। कलेक्टर साहब ने देखा और देख के कहा अच्छी बात है, आप धीरे धीरे बड़ी कहानियाँ लिखनी सीख जाओगे। तो कई बार ऐसा होता है। मेरी 2006 में किताब छपी ठूंठ, और मुझे ये सौभाग्य है कि कन्हैयालाल जी सेठिया ने तो उसका विमोचन किया। एक किताब का विमोचन मेरा विजयदान जी देथा ने किया और एक रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने किया। तो सेठिया जी ने ये कहा कि अब जो समय आ रहा है, तो 2006 की बात है, उन्होंने कहा कि अब जो समय आ रहा है वो बड़ी कहानियों का, बड़ी कविताओं का नहीं है। आप कम से कम सेकंड में, SMS के इस युग में, अब व्हाट्सएप के इस युग में, उस वक्त थे नहीं लेकिन उनकी सोच थी कि आप छोटी कविताएं लिखो ताकि अपनी पूरी बात, अपना संप्रेषण छोटी बात में करो। लोग भागते हुए साहित्य पढ़ते हैं आजकल, और जो ही वो पढ़ेंगे और वहाँ रुक जाएंगे, रुक के फिर वो साहित्य से जुड़ेंगे। तो आजकल सबसे मुश्किल काम तो है लिखना, उससे भी मुश्किल काम है अपने लिखे हुए को किसी को पढ़ाना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैंने सेठिया जी से प्रेरणा लेकर मैंने हाइकू विधा में, फेसबुक शुरू हुई तो फेसबुक का कैसे उपयोग करें, तो मैंने रोज़ सुबह उठने के बाद में आज का हाइकू, एक हाइकू फेसबुक पर लगाना शुरू किया, और देखते देखते मेरे पास 5000 हाइकू मैंने लिख दी। तो हिंदी और राजस्थानी में मेरे पास 5000 हाइकू हो गए। हाइकू पर मैं आऊँगा जी। अभी बात लघु कथाओं की हो रही थी, तो कोई ऐसे 2-3 मिनट में हो कुछ एक लघु कथा सुना सकेंगे? हाँ, लघु कथाएँ, एक कोई लघु कथा। लघु कथाएँ अपने आप में एक बहुत मारक क्षमता लिए होती है। एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ जंगल से गुजर रहा था। जंगल से जिस रास्ते से गुजर रहे थे, पास में एक झाड़ी थी। झाड़ी में सरसराहट हुई और एक शेर निकलकर उनके सामने से भागा। लड़की ने कहा अपने बाप से कि पापा शेर। तो पिता ने कहा बेटी अच्छा है, शेर था, कोई आदमी नहीं था। आपने कहा ना लघु कथा की जो मारक क्षमता है, बहुत अच्छी आपने लघु कथा सुनाई। ये आपके लिखे पर मैं देख रहा था एक, अच्छा हाइकू की बात आपने पहले कही, तो उसके पहले आपकी एक डायरी मैंने पढ़ी, कुछ अंश पढ़े, पूरा पढ़ नहीं पाया, लेकिन मुझे समझ में आ गई थी। डायरी का नाम है सुनी गलियाँ घर आबाद। ये कोरोना काल में लिखी थी आपने। और वो जो समय था, भय, आशंका, निराशा, हताशा और घर में रहना। और मेरा अपना मानना है, मैं जो भी लिखता हूँ तो डायरी आपको सबसे ज़्यादा स्पेस देता है लिखने में, किसी भी अन्य विधाओं से। तो भयातुर वातावरण में जब आपने ये लिखा, तो मैं कुछ अंश पढ़े मैंने, तो एक जो भाव सघनता है उसके अंदर, तकलीफ और जिस भी तरह की चीज़ें हैं वो बहुत घने रूप में आई हैं। तो ये डायरी लेखन इस आधार पर, इस लिहाज पे कितना ज़रूरी है, मुझे तो लगता है कि ज़रूरी है, सबको लिखना चाहिए, क्योंकि फ्री पर आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे डायरी लेखन। पीयूष कुमार जी, डायरी लेखन मेरे नाना जी थे चंद्रनाथ योगी। उन्होंने प्रत्येक दिन वो अपनी दैनिक दिनचर्या को लिखते थे डायरी के अंदर। मैं बचपन में था, 5-6 साल का, तब से उनको देख रहा था। तो सबसे पहले परिचय मेरा डायरी विधा का लेखन मेरे नाना ने करवाया। एक समय आया, लॉकडाउन जब हुआ और कोरोना
का एक ऐसा विपस्त समय आया कि हमें घर में कैद रहना पड़ा। तो मेरे लिए घर में बैठना बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम था। यदि आप घर में बैठोगे तो आप कुछ देर बाद में अपनी पत्नी से लड़ लोगे, और अगर कोई काम नहीं करोगे तो फिर वो पूरे परिवार को, मैं उसमें घर से निकलता हूँ रात को 10 बजे आता हूँ, तो अब मैं घर में दिन भर रहूँ तो बड़ा एक विचित्र काम था। मैं सोच रहा था कैसे ये दिन गुजरेंगे, तभी मेरे पास एक फ़ोन आया दैनिक भास्कर से, और उन्होंने कहा कि आप जो आज ये जो लॉकडाउन लगा है इस पर कुछ ऐसा लिख के दो ताकि हम उसको प्रकाशित कर सकें कल, क्योंकि न्यूज़ें भी खत्म हो गई, अखबार में क्या छापें। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे ये ध्यान में आया अचानक कि मैं क्यों ना डायरी शुरू करूँ दिन भर की। दिन भर टीवी देखते हैं, दिन भर हम अखबार पढ़ रहे हैं, लोग बड़ा बड़ा ये कह रहे हैं कि ये मर गया, वो जी गया, ये हो गया, ये वायरस आ गया। तो मैंने वो शुरू किया। जिस दिन लॉकडाउन लगा और जिस दिन लॉकडाउन हटा, प्रत्येक दिन मैंने उस पर डायरी विदा लेखन शुरू किया, और मोबाइल पर मैंने लिख के भेजना शुरू किया। तो एक हमारे वहाँ का एक अखबार है, उस अखबार ने प्रत्येक दिन उस डायरी को छापा, और बहुत सारी राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, तो डायरियों में खूब मेरी डायरी छपी, और ये करते करते वो पूरी डायरी की एक किताब बन गई। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि डायरी विदा की ये किताब मैंने संदीप बुतोड़िया जी को ही समर्पित की है, क्योंकि संदीप जी बहुत जगह घूमते फिरते रहते हैं, उनकी बहुत कुछ डायरियाँ उनकी भी आई है, तो मैंने उनको ये डायरी विदा की किताब उनको भेंट की है। और ये अपने आप में एक अलग तरह की बात हो गई, एक उस समय का दस्तावेज हो गया जिस वक्त हम बयातुर थे, हमारे जीवन और मरण का जो संकट था, उस संकट के बीच में हम जूझ रहे थे। तो वो समय जो था, उस समय को मैंने शब्दों के माध्यम से कैद करने की कोशिश की। जब आप डायरी को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप उस समय में आप पहुँच गए हैं। डायरी लिखना, मैं और मेरे जो मित्र कन्हैयालाल जी स्वामी जो मेरे साथ वहाँ से आए हैं सुल्तानगढ़ से, आप बहुत बड़े बर्ड वाचर हैं, और हमारी एक संस्था है नेचर एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, उसके आप अध्यक्ष हैं। हम वन्य जीवों को बचाने का काम कर रहे हैं। मूल रूप से अभी हम घरेलू चिड़ियाँ जो हैं, हाउस ऑफ स्पैरो, उस पर हम गलौंदे बांट रहे हैं, और इस कारण से हमारी 10-20 हज़ार चिड़ियाँ वहाँ पर पैदा हो गई जो लुप्त हो रही थी। तो छत्तीसगढ़ में आने का यही कारण था कि कुछ यहाँ से कुछ सीख के जाएँ आप लोगों के बीच में से। तो कोरोना काल के बाद में बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि हम लगातार उस विधा में लिखते गए, और जब मैंने देखा तो पूरे देश में 6 या 7 डायरी इस लॉकडाउन के समय में आई, तो उसमें भी एक डायरी बन गई। तो एक सहयोग है। मैं ये चाहता हूँ कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। मैंने पीयूष कुमार जी अपनी आदत बना रखी है बचपन से ही कि मैं रोज़ लिखता हूँ, और एक अच्छा काम मैं करता हूँ। रोज़ किसी का भला कर दो, और एक आप कुछ लिख दो, फिर दिन भर की जो दिनचर्या है आपकी, आप नौकरी कर रहे हो, कुछ किसी के पास जा रहे हो, आप कोई पार्टी में कुछ करो, लेकिन आपको 2 काम मैंने अपने जीवन में बना रखे हैं। एक तो मैं किसी का आदमी का भला करता हूँ। मैं नगर परिषद में पार्षद भी रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो हर तरह का अनुभव जीवन में लेने की कोशिश की। तो मैं किसी भी व्यक्ति का कोई एक अच्छा काम दिन में कर देता हूँ, और अगर एक कविता या कुछ लिख लिया मैंने, तो मैं मानता हूँ दिन अपना सार्थक हुआ। तो धीरे धीरे करते करते एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में बहुत सारी किताबें ऐसी धीरे धीरे करते करते आ गई। अभी आप बात कर रहे थे हाइकू की। हाइकू ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना है, और जो साहित्य प्रेमी हैं थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पर एक चीज़ दूसरी बात मुझे याद आ रही है। गुलजार साहब हैं, उन्होंने अपना एक नया शुरू किया था, नाम दिया था त्रिवेणी, 3 पंक्तियों की रचना। तो वो का अलग भाग है। हाइकू तो जापानी विधा है। हाँ, जापानी विधा। तो भारत में कुछ 80-90-100 के आसपास हाइकूकार हैं, किताबियों उनमें से। तो ये 3 पंक्तियों में कही जाती है। तो इसका थोड़ा फॉर्म और इसके प्रेजेंटेशन, मतलब वो इसकी जो प्रक्रिया है, इसके लिए क्या सावधानियाँ चाहिए कि बहुत आसान है लिखना कि कम है? ये क्या हम लोग आम पाठक कम जानता है, इसको थोड़ा बताएं। पीयूष कुमार जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा और गंभीर प्रश्न आपने किया है। मैं ये मानता हूँ कि छोटी पंक्तियों में कम शब्दों में बात कहना बहुत कठिन है, और अधिक पंक्तियों में बात करना बड़ा सरल है। जब मैंने हाइकू लिखना शुरू किया तो लोगों ने विरोध भी शुरू किया मेरा, और उन्होंने कहा कि हमारे पास में बहुत सी है, हमारी खुद की विधाएँ बहुत हैं, आप क्यों जापानी हाइकू को लेकर आप इसी काम कर रहे हो। तो मैंने राजस्थानी में और हिंदी दोनों में हाइकू लिखा। राजस्थानी में मेरा एक हाइकू बहुत लोकप्रिय हुआ, आप समझ जाओगे राजस्थानी को। हमारी आंचलिक बोले, नी खाया जको माँ बापरा गदीड़ खावे बचीड़, यानी नी खाया जको, जिसने नहीं खाए माँ बापरा गदीड़, अपनी माँ बाप की मार, खावे बचीड़, वो पूरे संसार में बचीड़ खाता फिरता है। मतलब मतलब वो फिरता है तो उसका कैरियर नहीं बन पाता। ऐसे ही मेरा एक हाइकू मैं बता रहा हूँ। मित्र तो इत्र रिश्ता महकाता, मित्र तो इत्र रिश्ता महकाता, जीवन विचित्र। तो बहुत सारी इस हाइकू को लेकर मैंने प्रयोग किया। मैंने राजस्थानी में माँ और बाप के ऊपर दोनों पर लिखे, बाप का माँ पर बहुत सारा साहित्य लिखा गया है।
अभी मनोहर राणा जी भी तो अभी हुए, उन्होंने माँ पर बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं। तो बाप पर, जो बाप परिवार की धुरी होता है उससे बहुत कम लिखा गया है। तो मैंने उस धुरी को लेकर पिता पर भी बहुत सारे 250 हाइकू मैंने लिखे, और वो किताब मेरी राजस्थान साहित्य अकादमी बीकानेर से मेरी छपी, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी से। और फिर मेरे हिंदी में भी जो किताब है 17 अक्षर, वो भी राजस्थानी अकेडमी से मेरी छपी है। तो हाइकू का एक अलग चलन शुरू किया, और उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया। लोगों को लगता है कि वो सरल विधा है। मैंने एक नया प्रयोग भी किया कि हाइकू को मंच पर पढ़ना। मतलब जापान में ये कहा जाता है कि अगर किसी ने अपने जीवन में 3 श्रेष्ठ हाइकू लिख दिए, वो महाकवि है। मैंने मंचों पर भी हाइकू का पाठन किया है, बल्कि वो 2 पंक्तियाँ इसकी 5 पंक्तियाँ होती है, ऊपर वाले में 5 अक्षर, 7 और फिर 5, कुल मिलाकर 17 अक्षर की कविताएँ होती हैं। लोग जो पहले जो हाइकू लिखते थे वो ये कहते थे तीसरी पंक्ति बिल्कुल अलग हो, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि दार्शनिक कविताएँ ये जैसे वैसे। मैंने उसको बड़ा सहज करके कि लोगों को संप्रेषित जल्दी हो अपनी बात। और ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि ये बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद है, या अभ्यास भी। आप अगर लगातार किसी बात को आप सोचते हो, उस अभ्यास से भी आपके अंदर बहुत सारी बातें निकल के सामने आ सकती हैं। एक विशेष बात मैंने और नोट की आपको पढ़ते हुए, पहले एक साहित्य की विधा है चौखरी। ये हम नहीं जानते हैं, और संभवतः लगभग सभी के लिए पहली बार ये शब्द हो रहा होगा, चौखरी। इस पर आपकी किताब आने वाली है, अक्षर बूंद शब्द सागर। तो ये हिंदी की पहली किताब होगी इस विधा पर। तो ये चौखरी के बारे में बताया। मुझसे अभी पीयूष कुमार जी मिले थे तो कह रहे थे कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं तो कुछ कम पढ़ पाया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पोस्टमार्टम किया है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप तो प्रोफेसर है, आपको पता है कि कहाँ कहाँ कमियाँ रहती हैं। मैंने एक सिंधी कविताओं का अनुवाद किया साहित्य अकादमी दिल्ली से, और राजस्थानी में ट्रांसलेशन किया। आधुनिक कविता संचय 1950 से लेकर 2010 तक की कविताएं, सिंध की कविताओं का। तो मैंने तो अनुवाद कर रहा था, लगभग उसमें 150 कवि थे सिंध के, सिंधी जो कवि होते हैं, 150 कवियों को मैंने पढ़ा और उनकी अनुवाद किया। तो वहाँ मुझे एक शब्द दिखा, चौखरी, यानी 2 पंक्तियाँ और 4 शब्द। मैंने कहा बहुत अच्छी विधा है। तो ये बहुत पुरानी विधा थी, जो धीरे धीरे लुप्त हो गई। हमारे यहाँ क्या है कि राजनीति में भी साहित्य घुसा, तब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बनानी शुरू कर दी। कभी ये उस समाज की कविताएं हो गई, ये उसकी हो गई, ये उसकी हो गई, हम बंट गए चारों तरफ से। मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने वो शुरू की चौखरी लिखना। मैं आपको बता रहा हूँ कि चौखरी 4 शब्दों में अपनी पूरी बात कहना। मैंने 2-3 आपको चौखरी बता रहा हूँ, 4 शब्द हैं। धड़कता दिल जल्दी मिल, पूरी कविता। अच्छा, ये चौखरी हो गई। चाह रखना और पीड़ा चखना। पीड़ा प्रेम राशि एक। प्रकृति भगवान और भटके इंसान। हम भटक रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेगा। अब ये प्रकृति चारों तरफ है, वो ही ईश्वर है, ये हमें मानना चाहिए। और एक चौखरी और है, परदेसी मीत अधूरी प्रीत। क्या कहना है? परदेसी मीत अधूरी प्रीत। ये दरअसल जैसे सूक्तियाँ होती हैं या कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उस तरह एक पारंपरिक ढंग कुछ ऐसा मुझे समझ आया। पहली बार सुना, इसलिए पहली राय है मेरी ये। फिर पढ़ूंगा तो बाद में और कह पाऊँगा। तो आपने बाल साहित्य पर भी काम किया। आपकी तो शुरुआत ही बचपन से बाल हंस में छपने से हुई है। तो अभी जैसे समय बदला है, सूचना क्रांति और तकनीक का दौर है, और हर कोई परेशान है, और इस परेशानी में हम सभी भागीदार हैं। हम भले कहते हैं कि आज ज़माना बदल गया, हम उसमें खुद के इन्वॉल्व है, ये हम नहीं देखते हैं। बहरहाल अभी के समय में बाल साहित्य कैसे रचा जाए, कायम कैसे किया जाए, तो कुछ आपकी राय क्या है? पीयूष जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि बाल साहित्य किसके लिए लिखा जा रहा है, पढ़ेगा कौन। एक दौर था जब हम बच्चे थे, तो कॉमिक्स का एक दौर था, तो हमने कम से कम इसकी कॉमिक्स मांग के लाए, उसकी पढ़ी, हमने वो पढ़ा। बाल पत्रिकाएं निकल रही थी। आज जो स्थिति आ रही है, एक चुनौती का काम है। जो भी साहित्यकार, लेखक बंधु यहाँ बैठे हैं, उनके सामने एक चुनौती है, किस तरह से हम इस मोबाइल के जाल से अपने बच्चों को निकाल कर हम साहित्य की तरफ उन्मुक्त करें। उसके लिए बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर आज के साहित्यकारों को अपनी रचनाएँ लिखनी चाहिए। मैंने बहुत सारी, मेरे पास बाल साहित्य में कविताएँ भी हैं, कहानियाँ भी थी हिंदी में। लेकिन जब हमारी राजस्थान सरकार ने देश की पहली बाल साहित्य अकादमी, जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी बनाई, उसमें मैंने मेरी एक पांडुलिपि उन्होंने छापी, पैसे पहेली, 100 पहेलियाँ हैं बच्चों की उसमें। तो बाल साहित्य की ये मज़ेदार बात है कि बड़ा भी पढ़ेगा ना तो उसको आनंद आएगा बाल साहित्य में। मुझे आज भी याद है, मैंने इतनी चीज़ें लिखी, मुझे कोई याद नहीं रहती,
लेकिन पहली रचना जब मेरी छपी चालाक चूहिया, तो वो मुझे आज भी याद है। भाव ये थे कि एक चूहिया जा रही थी रास्ते में, और कहानी थोड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि चूहिया जा रही थी और दो बिल्लियाँ आपस में आ गई और उस पर चपटा मारा। चिड़िया रुक गई, दोनों बिल्लियाँ सामने थी, चूहिया उनके सामने, और चूहिया करे क्या। अब दोनों बिल्लियाँ ने सोचा कि मैं इसको खाऊँ या मैं इसको खाऊँ, दोनों आपस में बातें करने लगी। चूहिया चालाक थी, उसने कहा एक बात सुनो मेरी, मुझे आपसे एक मिनट बात करनी है, अलग अलग ले जाके। तो उन्होंने एक बिल्ली को लेके गई और उसके कान में कहा कुछ नहीं, वापस आ गई। फिर दूसरी बिल्ली को वो लेके गई चूहिया, उसने फिर कान में कहा कुछ नहीं, उड़ाकर वो वापस बैठ गई। दूसरी बिल्ली ने पहली बिल्ली से पूछा कि इसने क्या कहा, तो उसने कुछ नहीं, वो झूठ बोलती कुछ नहीं, तो वापस में लड़ने लगी और चूहिया वो भाग गई वहाँ से। तो जो माइंड ऑफ प्रेजेंस जो होती है, वो जो अपन किस समय अपन किस मुसीबत में क्या काम करें, वो कहानी होती है। तो बहाल साहित्य लेखन के लिए आज के साहित्यकारों को आगे आना चाहिए, और बड़ा लोगों के लिए लेखन तो बहुत सरल बात है, और बच्चों को इससे जोड़ना चाहिए। और विशेष रूप से हम ये नहीं कि हम खाली बच्चों की कविताएं बच्चे लिखेंगे या कुछ बड़े लिखेंगे, बड़े लोगों को उनका मनोविज्ञान समझकर उनको ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि वो साहित्य से जुड़ें, ताकि आने वाला भविष्य जो हमारा है वो बड़ा सुरक्षित हो। 2020 में आपको अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी मिला है, और आपने अभी देख रहा था तो 3 मतलब असमी से राजस्थानी में किया आपने, घर बाहर किया है, मैं बोल रहा हूँ, और सिंधी भाषा का एक अनुवाद किया है राजस्थानी में, और एक हिंदी से राजस्थानी में अनुवाद किया आपने। हम पाते हैं कि किसी भी भाषा का एक दूसरी भाषा में 100% तर्जुमा अनुवाद होना नामुमकिन है, क्योंकि सबका अपना अपना फ्लेवर होता है, अपना अपना स्वाद होता है। तो वो बचा रहे, उसके लिए क्या सावधानियाँ करनी चाहिए अनुवादक, बतौर अनुवादक, ताकि यहाँ पर हम लोग कई लोग हैं जो 2 या 3 भाषाएं जानते हैं लेकिन लिखते कोई नहीं है। तो मैं एक राय अपनी यहाँ पर देना चाहूँगा कि एक ऐसा क्षेत्र है अनुवाद का जिसमें अगर कोई लगे व्यक्ति तो नाम भी होगा, काम भी मिलेगा, लेकिन लोग करते नहीं। तो थोड़ी वो आपका मशवरा इस पर मिल जाता तो हो सकता है यहाँ पर एक आध कोई अनुवादक प्रेरित भी हो जाए। तो अनुवाद, अच्छे अनुवाद के लिए जैसे क्या होता है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाए, स्रोत भाषा हुई, जिस भाषा में अनुवाद किया जाए लक्ष्य भाषा हुई, तो स्रोत से लक्ष्य भाषा पहुँचते तक जो उसका अपना स्वाद है, हम अपने लक्ष्य भाषा में किस तरह रखें, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, थोड़ा बताएं। अनुवाद अपने आप में एक संवाद का बहुत बड़ा माध्यम है। अनुवाद करना यानी पर काया में प्रवेश करना होता है। आप किसी दूसरी भाषा से अपनी भाषा में किसी का अनुवाद कर रहे हो, तो पहले उस भाषा के संबंध में जानना, और फिर जो पात्र हैं उन पात्रों को जीना, और जी के फिर अपनी भाषा में भावानुवाद करना। खाली शब्दानुवाद अनुवाद नहीं होता, वो भावानुवाद होता है। जो बात लेखक अपनी भाषा में कह रहा है वो हम अपनी भाषा में उसको लेके आएँ। इसके लिए परकाया प्रवेश करना पड़ता है। जिस तरह से चोला बदलता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति चोले में घुसता है, वैसे ही एक लेखक की भूमिका होती है कि वो परकाया प्रवेश करके उस अनुवाद को वो काम करे। मैं अभी इस सत्र से पहले मुझे मैडम मिले आसाम से, मेरे असमिया से जो एक पुस्तक का मुझे मिला, तो असमिया मैं इस मन से कहना चाह रहा हूँ कि जो जागरूकता वहाँ पर साहित्य के प्रति है वो कहीं नहीं मिलेगी। जब मुझे 2020 में जो अनुवाद मिला सैयद अब्दुल मलिक साहब की किताब पर, तो असम के सीएम का भी मेरे पास फ़ोन आया। असम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सैयद अब्दुल मलिक साहब के घर के सामने उन्होंने पटाखे चलाए। तो अपनी भाषा के प्रति, और हमारा जो मोटो है प्रभा खेतान फाउंडेशन इस कार्यक्रम का, कलम कार्यक्रम का, कि अपनी भाषा अपने लोग, तो वो जो मोटो वो पूरा सिद्ध करता है, वो असम करता है। मैं इनसे भी कह रहा था कि आप भी आसाम में अनुवाद करो, और आप जो भी लोग बैठे हैं उन सबसे अनुरोध करूँगा कि अपने जीवन में कम से कम आपको एक चीज़ तो अनुवाद करनी ही चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी अच्छी पवित्र भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। दूसरी भाषाओं में, चाहे राजस्थानी हो, हिंदी हो, या जो भाषा आपको आती है, छत्तीसगढ़ की भाषा में उसका अनुवाद करें आप, तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें मेरा जो भी सहयोग आपको चाहिए, चाहे वो साहित्य अकादमी के स्तर का हो, चाहे मेरे व्यक्तिगत स्तर का हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ये अनुवाद करना चाहिए। और मैं पीयूष कुमार जी से भी, शुक्ला जी से भी आग्रह करूँगा कि आपको भी अनुवाद करना चाहिए। अनुवाद एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी विधाएँ आप सीख पाओगे अनुवाद के माध्यम से। हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, एक संस्कृति दूसरी भाषा की संस्कृति में आती है। तो अनुवाद एक बहुत अच्छा माध्यम है, और अनुवाद साहित्यकार को अपने जीवन में करना चाहिए। आपने अनुवाद पर ये बहुत वाजिब बात कही, भावानुवाद होता है दरअसल। शब्दानुवाद सिर्फ ऑफिशियल जो बातचीत होती है वही हो सकती है। एक उदाहरण मैं भी देना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर, और मैंने इसको मैं बताता भी रहता हूँ। अनुवाद की बात होती है, जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कीप डिस्टेंस। हिंदी में हम देखते हैं
तो कृपया दूरी बनाए रखें। ये दोनों बड़े शुष्क किस्म का वाक्य है ये। लेकिन मैं उधर था झारखंड की ओर, तो मैंने बिहार के ट्रक में पीछे लिखा देखा, फटैला तो बेटा गैला। सेंस वही है, ये भावन अनुवाद है, वो अनुवाद नहीं होते भी उस पर ज़्यादा मान रखें। तो जो लोक भाषा में हमारी जो शक्ति है, वो फ्लेवर, वो स्वाद रहना चाहिए। मैं वही सोच रहा था जो है। तो एक अच्छा याद आया ये उदाहरण, और बातचीत हमारी आखिरी चरण पे है, समझते हैं हम। एक सवाल जो आपने पहले जवाब दे दिया है, फिर भी मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि राजस्थानी भाषा में आप लिखते हैं और वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। आपने ट्विटर पर मैंने देखा, आपने मांग भी की है। ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ी भाषा भी 8वीं अनुसूची में नहीं है। यहाँ भी इस तरह की बातें होती हैं कि उसको शामिल किया जाए। लेकिन राजस्थानी भाषा में साहित्य का जो सृजन है वो एक स्तर पर पहुँच चुका है। छत्तीसगढ़ी में वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अभी आपसे बात होने के बाद और राजस्थानी साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत जो भी हम यहाँ समझ में आया, मुझे लगता है कि ये चीज़ राजस्थानी साहित्य आप लोग जो लिख रहे हैं उससे हम यहाँ छत्तीसगढ़ में हमको देखने, समझने, सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर किस तरह से वो चीज़ बढ़े, कुछ सुझाव और मार्गदर्शन आप देना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल पीयूष कुमार जी आपने कहा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि लोक भाषाओं को जिंदा रखना है तो लोक भाषाओं में बात करना शुरू करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोक भाषाओं में बात करना शुरू करें। जो भी प्रदेश समृद्ध हुए हैं, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि पूरे देश में हिंदी लागू करो, लेकिन उन्होंने जो गुजराती, एक समय हमारी राजस्थानी की उपबोली थी, उन्होंने गुजराती को भाषा बना दी। आज आप गुजरात स्टेट को देखो, केवल भाषा की बदौलत, अपनी संस्कृति की बदौलत आज पूरे देश के अंदर कहाँ उसकी पहुँच है। तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है आपकी, उस भाषा को आप बोलिए, आपको मौका मिले आप बोलिए। आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो आप भाषा बोले, मुझे पता चल जाएगा आप वहाँ से रायपुर से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो एक भाषा का अपना एक मज़ा है बोलने का। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, 2 मिनट का मुझे दिखा दिया, आधे मिनट में बात खत्म करूँगा। एक फ्रांस में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में एक सैनिक लापता हो गया। 20 साल बाद में एक सैनिक उस सैनिक से मिला। उस सैनिक ने कहा कि मेरी माँ, मैं वहाँ का हूँ और 20 साल पहले मैं भटक के यहाँ आ गया था, अभी यहाँ रह रहा हूँ। वो सैनिक वापस उसकी माँ के पास गया तो उसकी माँ से कहा कि मैं आपके लड़के से मिल के आया हूँ, तो 20 साल पहले चला गया था। तो उसकी माँ ने वो बात कही कि किस भाषा में बात कर रहा था, तो उसने कहा वो तो फ्रांस की भाषा में बात कर रहा था। तो फिर उसको कहते मेरा लड़का मर गया है, जिसने अपनी भाषा छोड़ दी वो मेरे लिए भी मर गया है। तो ये लोक भाषाओं के लिए जो अपनी जो बात है अपनी, वो अपने आना चाहिए। और जिस दिन आप छत्तीसगढ़ में भी अगर इस तरह से अगर लोक भाषाओं में बात करेंगे तो हिंदी समृद्ध होगी। ये हिंदी का मंच कलम, मैं इसके माध्यम से कह रहा हूँ कि लोक भाषाएं समृद्ध होगी तो हिंदी समृद्ध होगी, और हिंदी समृद्ध होगी तो हमारा देश समृद्ध होगा। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। हम खाली लोक भाषाओं को मारेंगे तो हिंदी समृद्ध नहीं होगी, और हिंदी समृद्ध होगी तो देश समृद्ध नहीं होगा। लोक भाषाएं जीवित रहेगी तो हिंदी जीवित रहेगी, और हिंदी जीवित रहेगी तो हमारा देश जीवित रहेगा। ये एक सब जुड़ा हुआ मैटर है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि बहुत से अधिक अपनी लोक भाषाओं को आप प्रमोट करें, और ये कलम का सार्थक होगा। आजकल जिस तरह से अपन देख रहे हैं कवियों को, मंचों पर जो कविता आ रही है, 5 कवि आए और चले गए, तो मेरे एक बहुत अच्छे किसी मित्र की पंक्तियाँ मुझे याद आ गई कि कवियों को लगा जब से मनोरंजन का रोग, कवियों को लगा जब से मनोरंजन का लोग कविता को मुजरा समझ कर चले आते हैं लोग। तो कविताओं में जो क्षमता है, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, हमने तो पूरी आज़ादी कविताओं के माध्यम से ली है। हमारे वहाँ चारण परंपरा है, तो लोगों ने जगाया है राजाओं को, और राजा युद्ध के लिए जाते हैं। कविता की वो ताकत है, वो ताकत आपकी मैं रायपुर का इतिहास भी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि वो ताकत यहाँ के क्षेत्र में भी है। अब समय आ गया है कि हम उस ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। इस बात को मैं लोक भाषा, इस कार्यक्रम की शुरुआत और कार्यक्रम की समाप्ति पर लोक भाषा से ही करना चाहूँगा। आप आए, आपने कहा खड़ी खम्मा, मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ी में माया राखे रहूँ। शर्मा जी ने जो पंचतंत्र उस समय लिखा था, आज के जो बच्चे हैं और आने वाली पीढ़ी को के भविष्य को नज़र में रखते हुए क्या कोई नया पंचतंत्र नहीं लिखा जाना चाहिए? आभार। आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, तो कोई सवाल आपने किया अन्वेषण का, जांच खोज का किया। वर्तमान समय में जो आपने क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही है। अभी हमें
मैं इससे पहले मैंने आपसे कहा भी, कह भी चुका हूँ मैं आपसे कि हमें अब बाल साहित्य को, मनोविज्ञान को ध्यान में रखें, बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखें, कुछ ऐसी कहानियाँ करनी चाहिए जिससे बच्चे साहित्य में जुड़ें। तो अब साहित्य में एक और विष्णु शर्मा जी की जरूरत पड़ रही है, वो पंचतंत्र लिखे। तो मैं मानूंगा कि आप में से कोई निकल के सामने आए। हमको आपसे उम्मीद है। हाँ जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा, आपका आशीर्वाद रहा तो प्रयास करते रहने चाहिए। तो निश्चित रूप से आज के बच्चों के लिए एक नया लेखन जरूरी है। असमिया लेखक सैयद अब्दुल मालिक जी के उपन्यास अघरी आत्मा कहानी, ये असमी में बोलते हैं, सोल ऑफ ए नोमेडिक सोल, स्टोरी ऑफ ए नोमेडिक सोल। तो इसका अनुवाद करने के लिए आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है, क्योंकि मैं असमिया हूँ, असम से हूँ, और मेरी माँ लिखती थी अखबारों में उस ज़माने में, अब वो रही नहीं। तो एक इत्तेफाक से एक याद आ गई कि मैं जब छोटी थी माँ के साथ उनके पास एक बार गई थी, तो उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, तब मैं काफ़ी छोटी थी। तो मैंने माँ से उनके सामने ही पूछ लिया कि ये अंकल की हाइट इतनी कम क्यों है। तो माँ ने आंखें तरफ कर देखा और मुझे कहा कि ऐसे किसी को नहीं कहते। तो उन्होंने हंसकर मुझे पास बुला लिया और कहा कि ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो आज उम्र की इस मुकाम में वो याद जो है ताज़ी हो गई। और इसके बाद एक सवाल है कि ये जो अनुवाद आपने किया, तो इसमें जितने भी चरित्र हैं, अपराजिता, निरंजन, शशांक और छाया, इनको लेकर अनुवाद करते समय किस चरित्र को लिखने में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई? शशांक को लिखने में मुझे ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि उसको असमिया से इस लोक भाषा में लिखना, उसका जो चरित्र था वो बिल्कुल ऐसे अलग सा चरित्र था, तो वो लिखने में मुझे परेशानी हुई। मुझे लगभग 1.5 साल लगा। पहले मैंने 5 बार तो उपन्यास को पढ़ा, जिसके हिंदी अनुवाद था आया, और उसको पढ़ा। फिर मैंने राजस्थान में ट्रांसलेशन किया इसका, और बहुत शानदार उपन्यास थे। आपका तो ये सौभाग्य है कि आपसे साहब से मिले हुए हैं, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि आप असमिया से हैं तो आपको भी अनुवाद का काम करना चाहिए इसमें। मुझे बहुत बोरियत लगने लगती है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें ओरिजिनलिटी तो कुछ नहीं है, मैं दूसरे के ही विचारों को करती चली जा रही हूँ। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी कई किताबें हैं जिसको करो, और अभी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र और कलीग हैं जिन्होंने कहा कि ये काम कर डालो, जो रेयर बुक्स हैं, जो अब उसके बाद कोई नहीं करेगा, इसको करो। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर मैं अनुवाद कर ही नहीं पाती सर। ये मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ये तो मैं दूसरे, जो आपने कहा ना, परकाया प्रवेश, मुझे एग्जैक्टली यही लगता है कि ये मेरा ही नहीं है, ये तो दूसरे का काम है। और मुझे ये भी मालूम है ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ये आप कैसे कर लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप हिंदी में भी लिखते हैं और अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी, इनमें दोनों में करने में आपको किस में ज़्यादा आनंद आता है, अपनी भाषा में या इसमें? और छत्तीसगढ़ी की सर आप बात करें कि मैं तो इतिहास की विद्यार्थी हूँ। हम छत्तीसगढ़ी में हमने अभी इसका राजस्थान का तो इतिहास और बहुत समृद्ध है और उसका साहित्य बहुत पुराना है। हम अभी उसके साथ अपनी तुलना इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा अभी नया है उससे, और हमारी एक कमज़ोरी हमारा व्याकरण है। हम लोग देखते हैं कि हमारा व्याकरण थोड़ा सा कमज़ोर है। काव्य उपाध्याय ने जो लिखा उसके बाद हम उस चीज़ को, आप उसी विषय के हैं, उसको अगर और बढ़ाएंगे ना, समृद्ध करेंगे, तो हम इनके बराबर पहुंच जाएंगे। नहीं तो इनका इतिहास और इनका साहित्य तो सदियों पुराना है और हम उसके साथ नहीं आ पा रहे, और हम उसकी तरह से उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं। मैं इतिहास की विद्यार्थी, साहित्य के नहीं, पर मैं उस दृष्टि से सोच के आपसे ये कह रही थी। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको किस भाषा में लिखने में अपनापन और किस में ज़्यादा आनंद आता है, और आप कैसे आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं? अगर आप मुझे बताएं तो शायद मैं कर सकूं। मैं 20-25 पेज लिखने के बाद उसको आधी लिखी हुई कई किताबें छोड़ चुकी हूँ। बहुत बढ़िया गंभीर प्रश्न आपने किया। मैं पहले भी आपसे उदयपुर में मिल चुका हूँ, मोहनलाल चौपाड़िया विश्वविद्यालय में। 2 आपके क्वेश्चन से, पहला था कि अनुवाद जब आप करते हो तो उस विषय में आप ये मत सोचिए कि मैं इस भाषा की हूँ, आप उसी भाषा के बन के रहो आप, और उस पात्र के अंदर जो आप घुसोगे उस पात्र के अंदर, तो आपको लगेगा कि आप बहुत नया काम कर रहे हैं, और कई बार तो मूल किताब से अनुवाद बेहतर हुए हैं। आप साहित्य अकादमी दिल्ली 24 भाषाओं में है, 22 भाषाओं का तो 8वीं अनुसूची में मान्यता है,
अंग्रेजी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में भाषा को मान्यता नहीं है, लेकिन हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और राजस्थानी को भी नहीं है, लेकिन साहित्य अकादमी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने राजस्थानी भाषा को जोड़ा वहाँ पे। आज 24 भाषाओं की एकेडमी है साहित्य अकादमी, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है और राजस्थानी भी शामिल है। जो भाषा नहीं आई 8वीं अनुसूची में, उसके लिए भी वो एक लोक भाषा का के लिए भी वो काम कर रही है साहित्य अकादमी। तो अपन इसके सत्र के बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसका एक अलग तरह का मामला है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि मुझे किस भाषा में मैं काम लिखने में मज़ा आता है। मैं हिंदी में सोचता हूँ तो हिंदी में लिखता हूँ, और मैं राजस्थानी में सोचता हूँ तो राजस्थानी में लिखता हूँ। ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती हिंदी में सोच आई मैं राजस्थानी में लिख रहा हूँ। जिस भाषा में मैं सोचता हूँ मैं उसी भाषा में लिखता हूँ, और उसी भाषा में लिखना चाहिए। वो आप कह रहे थे, मैं 1 मिनट मैं भी ले लेता हूँ इस मुद्दे पर अपनी बात कि मैंने छत्तीसगढ़ी कहानी का अनुवाद शुरू किया है। एक छप भी चुकी है 2-3 अलग अलग पत्रिकाओं में। बालेश्वर शर्मा बिलासपुर, तो उनकी कहानी है बिलासपुर बसने की जो बिलासदाई की कहानी है, जो किंवदंती है, उस पर आधारित। तो इतनी मार्मिक है, और मैं 1 हफ्ते लगे, कुछ एक शब्द समझ नहीं आ रहे थे तो मदद ली मैंने, टाइम लिया उसके लिए। लेकिन वो इस तरह से आया, लोगों का कहना है कि उसी मार्मिकता के साथ हिंदी में भी वो आई है, तो मुझे अच्छा लगा पाठकों की राय से। तो जब आप क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको रुचि होगी। तो पहली चीज़ तो रुचि है, क्योंकि हम काम करते हैं तो रुचि से ही करते हैं। तो आप कभी कह रहे थे कि कई काम मैंने कर करके फिर छोड़ दिए, तो नहीं, वो ऐसा नहीं करना था। आपको वही काम भले रुक जाती और पूरा करती ना, तो ये सवाल नहीं होता, आप आगे कर सकते हैं अभी भी, उसको कंटिन्यू कीजिए। कोई छोटी चीज़ रखिए, कोई ऐसा बड़ा मामला मत रख लीजिए शुरू में, तो वो बढ़िया होगा मुझे लगता है। फिर मैं भी पेशे से अनुवादक हूँ। 1-2 किताबें मैंने हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे अब AI का दौर आ रहा है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि कैसे हम अपना ह्यूमन टच मेंटेन करें। हम क्या ऐसा एज अ ट्रांसलेटर हम क्या ऑफर कर सकते हैं उस ट्रांसलेशन में, जो मशीन हमारी नौकरी ना खा ले। एक प्राकृत भाषा में एक उक्ति है, राणस्य शार माया रो। अनुवादक जो भी अनुवाद करता है उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा विषय नीरस हो रहा है और ये कर रहा है। तो ये सभी साहित्यकारों के लिए बात की समर्पण अपन इसमें कर रहे हैं। तो उस उक्ति का ये अर्थ है कि विद्या वो है जो हमारे आचरण में दिखे। राणस्य शार माया रो, तो जो विद्या वो है जो हमारे आचरण में दिखे। हमें अगर हम लेखक हैं, हम अनुवादक हैं, हम अगर साहित्यकार हैं, हम कवि हैं, हम जो लिख रहे हैं समाज को प्रेरणा देने के लिए, वो सबसे पहले हमारे आचरण में आना चाहिए। मुझे आचार्य श्री तुलसी का भी क्वेश्चन याद आ रहा है कि निज पर शासन फिर अनुशासन। तो पहले हम उस वैसा बने हम खुद कि भी हम ऐसा हैं, और फिर हम उसको लिखें तो ज़्यादा वो गंभीरता से बात आगे जाएगी। जैसे आपकी कुछ जो साथ में आई है इंजीनियरिंग में, अगर साहित्य में लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात लिख सकती हैं। आप पुलिस के अधिकारी रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो वो नई बात लिख सकते हैं। इतने अनुभव होते हैं इनके पास। उनके एक साहित्य का आदमी होता है, उसके पास केवल भावनाएँ होती है। तो कल्पनाओं में नहीं लगे कि अगर हम यथार्थ को लिखें। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा अंत में कि जो विधाएँ लुप्त हो रही, इसमें कोई काम नहीं कर रहा, उन विधाओं को भी हमने आगे आके काम करना चाहिए। जैसे हमारा डायरी लेखन आजकल बंद हो गया, निबंध लेखन नहीं छपे की तमाचा पड़ी। आप हमने बाल साहित्य की बात की, बाल साहित्य नहीं लिख जा रहा। तो दिन में घंटे 2 घंटे जब भी आपको समय मिले, तो इस मोबाइल की दुनिया से निकल कर, अपनी दुनिया से निकल कर उस साहित्य की दुनिया में प्रवेश करें, तो कुछ नया करेंगे। तो जब भी हम भविष्य में भी रायपुर आएंगे कभी, साल भर बाद, 2 साल बाद में, तो ये कुर्सियाँ वहाँ तक और 100-150 लोग और दिखेंगे यहाँ पे। तो मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, मेरा ये उद्देश्य है कि रायपुर वैसे तो राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और ये साहित्य की राजधानी भी बने यार, ये साहित्य की भी राजधानी बननी चाहिए। इसके लिए आप सब लोगों के पास दायित्व है। तो बहुत अच्छा ये क्षेत्र है, यहाँ के इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा यहाँ का वातावरण है। और तो वैसा अगर कुछ हम सब लोग काम करेंगे, मैंने अभी इनसे बात की, बहुत अच्छे लोगों ने नाटक लिख रहे हैं, तो जुड़ेंगे हम सब एक दूसरे से। हमारा काम वही है। साहित्य में न तो राजनीति है, न जातिवाद है, कुछ नहीं है। साहित्य आदमी को आदमी से जोड़ता है। हिंदू यहाँ कितने हैं, मुसलमान हैं कितने, सिख यहाँ कितने हैं, क्रिस्तान हैं कितने, मज़हब के पैकारों ज़रा गिन के बतलाना, इंसानों की दुनिया में इंसान है कितने। इंसान को इंसान से जोड़ने का काम साहित्य करता है। आपने आज यहाँ बुलाया, और क्या कही देर से वो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट अपने वैसे कर दिया, अभी बात तो नहीं चलेगी। और शुक्ला जी का भी वैसे ही डर लग रहा था कि शुक्ला जी बहुत टाइम से बहुत पंचुअल है। हाँ मैम, मुझे राजस्थानी भाषा में रामायण नहीं, क्या कारण, उड़िया में 4 रामायण,
असमिया में भी रामायण, दक्षिण की सभी भाषाओं में अनेकानेक रामायण। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वहाँ रची गई है। आपको प्रणाम मैडम, अच्छा सवाल किया। ये आपकी जानकारी नहीं है आपको राजस्थानी भाषा की। हमारे वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी से पहले 700 साल पहले मेहू जी गोदारा ने वो रामायण लिख दी थी। और जब हमारे राजस्थान के किसान खेतों में लावणी करते हैं, जो फसल होती है उसको काटते हैं, तब वो किसान जो औरतें होती है, जो आदमी होते हैं, वो रामायण का ही पठन करते हैं और उस फसल को काटते हैं। ये मतलब लोक भाषा में, मतलब हमारे यहाँ एक वाद परंपरा होती है, जिसे हम कह सकते हैं मंत्र से अपने बातचीत कर रहे हैं, बात पोशी, उस विधा में लोग बोलते हैं। खाली आनी छपी हुई है मैडम इसमें राजस्थानी में, हाँ छपी हुई है। मैं अभी होगा तो मैं भेजूंगा आपको। मेहो जी गोदारा के नाम से बहुत अच्छी, बहुत अच्छा ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी से पहले छपी हुई है, मतलब है 8वीं शताब्दी में। वो प्रदर्शन उस तरह से होती है, मुझे लगता है जरूर उस तरह से कहीं ना कहीं लोक संस्कृतियों में रामायण है। AI वाले मुद्दे पर जो अभी प्रश्न था आपका, उस पर एक नई चीज़ मैं जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। गूगल जो है वो ये डेवलप कर रहा है कि जैसे हिंदी है, तो हिंदी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग तरह की हिंदी है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए भी गूगल कर रहा है। ऐसा AI के अंतर्गत कि आप अगर ग्वालियर की हिंदी अलग है, इंदौर की हिंदी अलग है, और रायपुर की हिंदी अलग है, धमतरी की हिंदी अलग है, तो जो बोलने वाला है वो भाषा का किस तरह से उच्चारण कर रहा है, उससे वो आइडेंटिफाई करने लगती है कहाँ का बंदा है। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन मनुष्य की क्रियात्मकता, जो क्रियाशीलता है, मनुष्य का जो सृजनात्मकता है, वो हमेशा उससे ऊपर ही रहेगा। तो अपने लिखने में अगर हम एक अपना तरीका विकसित करते हैं, तो हम उसको बीट कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं। मेरा प्रश्न आपसे जो था, शुरू में ही मैंने कोशिश की थी बोलने की, लेकिन नंबर मेरे पास में है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिमिलरिटी तो ये है कि हमारी भाषा जो है संविधान के नियम से शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी पहले से साहित्य रचा जा रहा है, और काफ़ी उपन्यास और उस तरह की चीज़ें भी जो बड़े कलेवर में साहित्य में छत्तीसगढ़ में भी रचे गए हैं। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में कौन कौन से ऐसे औपन्यासिक रचनाएं हुई हैं, उसके बारे में हम लोगों के में मतलब मुझे अज्ञान है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि कोई ऐसी रचनाएं हुई है वहाँ पर जिसको एक बड़ा ग्रंथ माना जाता हो राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में। वो मैं जानना चाहता हूँ जी। और उसके पहले मैं आपसे जय जोहार करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ की। राजस्थानी में हमारी अलग अलग बोलियाँ हैं, हर भाषा में होती है। और भाषा विज्ञान ये कहते हैं कि जिस भाषा में अधिक बोलियाँ होगी वो उतनी समृद्ध भाषा होगी, क्योंकि उसके पर्यायवाची बनेंगे। तो राजस्थानी में हर भाषा जो बोली है उसके अपने अपने ग्रंथ हैं, और बहुत सारे आपको ग्रंथ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अपन अगर बात करेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। तो ग्रंथ, और विशेष को वीर काव्य भी रचा गया, जैन काव्य शैली हमारे यहाँ विशेष तो 4 शैलियाँ हैं, चारण शैली हैं, जैन शैली है, आधुनिक शैली है, वर्तमान में जो लिखा जा रहा है उसमें शैली है। इन चारों शैलियों में राजस्थानी में खूब काम हुआ है, और बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे गए हैं। और प्राकृत से मिलती भाषा है, इसलिए इसमें बहुत सारा काम राजस्थानी में हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो राजनेता है, ये भाषा वोट की भाषा नहीं बन पाई, और आपका भी ये संकट है यहाँ पे कि ये वोट की भाषा नहीं बन पाई। जिस दिन वोट की भाषा बन जाएगी उस दिन तो मान्यता मिल जाएगी अपने आप ही। तो ठीक है, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी लोक भाषा में बात करें, लोक व्यवहार में अपनी भाषा को लाएं और अपनी बात करें, ताकि तभी ये कलम जैसे कार्यक्रम सार्थक होंगे। मैं थोड़ा बीमार था, कल आया तो मौसम बदल गया था, मुझे बुखार है, इसलिए मेरे बोलने में कोई ऐसा आपको असुविधा हुई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो उसके लिए मैं फिर क्षमागणी करता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ी भी वोट की भाषा बन चुकी है, और छत्तीसगढ़ जो बना है वो केवल छत्तीसगढ़ी के कारण। हमारी छत्तीसगढ़ी में वाकई में लोक साहित्य तो बहुत ही समृद्ध, और जब से एजुकेशन आया, अक्षर ज्ञान आया, तब से लेखन जारी छत्तीसगढ़ी में। विगत 100 साल का इतिहास है, और उसमें बहुत सारे साहित्य के लगभग हर विधा है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रभावशाली है या जिससे संचालित हो सकता है, छत्तीसगढ़ीपन बाहर जा सकता है, वो महज 20 साल ही हुआ है जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और उसके बाद तो उफान आया है, बहुत सारे हर चीज़ में लिखी जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का सचिव हूँ, और विगत 3 साल से मैंने सुदूर जगहों से, चाहे वो बीजापुर हो या जसपुर हो, उन जगहों पे मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ लोक साहित्यकारों से
और यहाँ विभिन्न जो 12-13 किस्म के और भाषाएं हैं, सादरी, लरिया, कुड़ुक, गोंडी, हल्बी, भतरी, छत्तीसगढ़ी, उनमें भी लोक साहित्य समृद्ध है, लेखन भी पर्याप्त हो रहा है और हम राजभाषा आयोग से पांडुलिपियाँ छाप भी रहे हैं। और ये लोगों को पता ही नहीं है, पता नहीं हिंदी जगत को कहें या शहर के जो लोग और ज़्यादा शिक्षित हैं, जो जिनकी निगाह इस तरफ नहीं आती, उनको ऐसा लगता है कि आज भी ये लोक साहित्य वनगढ़पन है क्या, जबकि इसमें वैचारिक और दार्शनिक साहित्य भी लिखी जा रही है। तो बड़ी अच्छी बात है और देर सवेर ये पहचान तो आएगी, बशर्ते उनको अच्छा प्रकाशन मिले, अच्छा पाठक मिले।